नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कुंडली में राजयोग का क्या है प्रभाव? कुंडली में कैसे बनता है गज केसरी योग? किस योग से जातक को प्राप्त होता है धन वैभव? किस राजयोग से मिलता है बेहतर स्वास्थ्य? कौन सा योग व्यक्ति को बनाता है संतोषी? किस योग से जातक को मिलती है सफलता? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों को अपना सहयोग देकर राजयोग, शुभ योग बनाकर इन योग के शुभ फल दिलाने में सक्षम होता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से कई सारे शुभ योग बनते हैं जिनका फल राजयोग कारक होता है। ज्योतिष में चंद्रमा का विचार कई तरह से किया जाता है, जिसका एक हिस्सा चंद्रमा से बनने वाले राजयोग, शुभ योग है। आज हम अपने प्रोग्राम में चंद्रमा से बनने वाले राज योगों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गज केसरी योग की। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को कि गज केसरी योग क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में जिन शुभ योगों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, उनमें से एक सबसे प्रमुख राजयोग है गज केसरी राजयोग। जिस व्यक्ति के, जिस जातक के जन्म कुंडली में यह शुभ योग बनता है, उसे जीवन में अपार सफलताएं मिलती हैं। ऐसा जातक विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न कार्यकलापों में दक्ष होता है, तमाम तरह की कामयाबी उसको मिलती है और सबसे बड़ी बात, वह जन लोकप्रिय होता है, लोकप्रियता के चरम पे होता है। साथ ही धन के मामले में भी ऐसे लोग कभी भी जीवन में परेशान नहीं रहते हैं। जन्म कुंडली में गज केसरी योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति होती है। मतलब गुरु और चंद्रमा अगर एक साथ किसी राशि स्थान में बैठ जाएं, जन्म कुंडली के किसी भाव में बैठें, तो यह गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। हालांकि कभी कभी इनकी युति के कुछ उतने अच्छे फल नहीं दिखाई देते जितने शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। वो तब होता है जब कभी कभी अष्टम भाव, छठे या 12 में बैठते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन गज केसरी योग अगर कुंडली में बन रहा है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। प्रायः ऐसे लोग राजकुल के सदस्य होते हैं। जब दुनिया में राज परिवार होते थे, जब राजतंत्र चलता था, तो अक्सर राजकुल में उत्पन्न होने वाले लोगों की जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनता था। आज भी गज केसरी योग बनता है, तो निश्चित रूप से जिन लोगों की जन्म कुंडली में गज केसरी योग होता है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से उनका संबंध राज्य से होता है, सरकारों से होता है। वो सरकार के हिस्सा होते हैं, भाग होते हैं, शासक प्रशासक होते हैं। और जब बृहस्पति ग्रह चंद्रमा में आपस में संबंध बनाते हों, तब भी गज केसरी योग का निर्माण होता है। संबंध कैसे बनता है? संबंध इस तरह से बनता है कि चंद्रमा और बृहस्पति बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हों, एक दूसरे से सातवें भाव में हों। यह एक ऐसा योग है जो चंद्रमा और गुरु के बराबर सहयोग से निर्माण होता है। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है, इन्हें देवताओं का गुरु होने का गौरव प्राप्त है। वहीं चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मन सो जाता है, यह शीतलता प्रदान करता है। गज केसरी योग जन्म कुंडली के होने के बाद भी कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जातक को जब वह अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाता। जैसा मैंने पहले बताया, तब ऐसा होता है कि जातक को कभी कभी चीज़ें मिलती हैं लेकिन अल्प मात्रा मिलती हैं, फलित होता है लेकिन अल्प मात्रा में होता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में हो। मकर राशि का मतलब देवगुरु की अपनी नीच की राशि, या यह योग जब वृश्चिक राशि में बने, मतलब चंद्रमा नीच का हो जाए, तब कहीं न कहीं इसकी न्यूनता होती है। गज केसरी योग फलित होने में कुछ विलंब होता है या कुछ कम जो है उसका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन फलता जरूर है। इस योग का पूर्ण फल अगर किसी को मिलता है तो निश्चित रूप से उसे जातक को जीवन में किसी भी वस्तु की, कभी किसी कामना की कमी नहीं रहती और जो सोचता है, जो चाहता है,
अवश्य जरूर प्राप्त होता है। इसके साथ ही जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु की स्थिति मजबूत होती है तब भी सुख मिलता है, लेकिन अगर कमज़ोर होती है तो गज केसरी योग कहीं न कहीं रुकावट उत्पन्न करता है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। गज केसरी योग का लाभ प्राप्त करने के लिए चंद्रमा और गुरु को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है लेकिन यह मकर राशि या वृश्चिक राशि में बन रहा है, छठे, आठवें, 12वें बन रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उतना फल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए भगवान शिव की आप पूजा करना शुरू कर दें। पूर्णिमा तिथि पर आप चंद्रमा को जल दें, दूध से अर्घ दें। चंद्रमा की अशुभता में कमी आएगी और चंद्रमा की शुभता प्राप्त होगी तो गज केसरी योग का पूर्ण फल जीवन में दिखाई देने लगेगा, उसका प्रभाव आपको मिलने लगेगा। गुरु का अगर शुभता नहीं मिल रही है, मकर राशि में अगर इस योग का निर्माण हो रहा है, चंद्रमा बृहस्पति मकर राशि में है, तो ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, केले को जल देना आरंभ करें, हमेशा पढ़ाई लिखाई करें और धर्म का आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से गज केसरी योग का पूर्ण फल आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। तो पंडित जी ने आपको गज केसरी योग के बारे में बता दिया, लेकिन चंद्रमा से बनने वाले राजयोग में एक सुनफा योग भी है। आखिर सुनफा योग होता क्या है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी ये भी बताइए कि बनता कैसे है। तो पंडित जी ने आपको सुनफा योग के बारे में बता दिया। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अनफा योग क्या होता है। पंडित जी, अनफा योग क्या होता है, कैसे काम करता है और साथ ही जन्म कुंडली में कैसे बनता है? ज्योतिष शास्त्र में सुनफा योग की प्रचलित परिभाषा के अनुसार यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से अगले भाव में, अगले घर में कोई ग्रह स्थित है तो कुंडली में सुनफा योग का निर्माण होता है, जो जातक को धन, संपत्ति तथा प्रसिद्धि प्रदान करता है। किसी जन्म कुंडली में केवल सूर्य के ही चंद्रमा से अगले घर में स्थित होने पर कुंडली में सुनफा योग नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के साथ कोई और ग्रह भी उपस्थित होना चाहिए, मतलब सूर्य के कारण से नहीं बनता। सूर्य के अतिरिक्त जो ग्रह हैं, चंद्रमा और सूर्य के अलावा मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, अगर इनमें से कोई ग्रह चंद्रमा से एक घर आगे, मतलब चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तब इस सुनफा योग का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी जन्म कुंडली के 9वें घर में चंद्रमा स्थित है तो कुंडली के 10वें घर में अगर सूर्य है तब तो नहीं निर्माण होगा, लेकिन सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह स्थित है, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, तो सुनफा योग बनेगा। अपनी प्रचलित परिभाषा के अनुसार सुनफा योग बहुत सारी कुंडलियों में बनता है, सामान्य योग है, किंतु इनमें से बहुत से जातकों को इस शुभ योग का लाभ प्राप्त होता है और कुछ को प्राप्त नहीं होता है, जिसके चलते इस योग के कुंडली में निर्माण होने के कुछ अन्य तथ्यों पर भी विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है किसी भी ज्योतिष शास्त्री के लिए। किसी कुंडली में सुनफा योग बनने के लिए चंद्रमा को उस कुंडली में शुभ होना चाहिए तथा चंद्रमा से अगले घर में, अगले भाव में जो स्थित ग्रह है वह भी शुभ हो और उन ग्रहों को भी कुंडली में शुभ होना चाहिए जो इस योग का निर्माण करते हैं, तथा इनमें से किसी भी ग्रह की कुंडली में अशुभ होने पर ऐसी स्थिति में सुनफा योग बनेगा तो जरूर, लेकिन उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। कैसे? मान लीजिए चंद्रमा से अगले घर में कन्या राशि है, वहाँ पे शुक्र विराजमान है, सुनफा योग बना तो जरूर, लेकिन सिंह का चंद्रमा और कन्या का शुक्र, तो कन्या का शुक्र नीच राशि का शुक्र होता है, तो सुनफा योग बन तो जरूर रहा है, लेकिन धन के लिए नुकसानकारी है, हानिकारक है। क्योंकि जब हम विवाह के लिए और धन के लिए जब हम जन्म कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो दो विषय हम देखते हैं, एक चंद्रमा से भी दूसरा भाव और दूसरा होरा कुंडली। इन दोनों कुंडलियों का विशेष रूप से विशिष्ट प्रकार के जीवन में धन प्राप्ति के योग को देखने के लिए किया जाता है। लेकिन जब चंद्रमा से कोई भी ग्रह दूसरे भाव में नीच का हो या दूसरा भाव चंद्रमा से पीड़ित होता है तो ऐसे जातक के जीवन में कभी भी अस्थायी धन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि सुनफा योग तो बना लेकिन उसका प्रभाव नहीं मिला। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में सुनफा योग का निर्माण हो रहा है लेकिन वह शुभ फल नहीं दे रहा है तो चंद्रमा से दूसरे जो भी ग्रह है उस ग्रह से संबंधित कुछ उपाय करें, कुछ दान करें,
कुछ मंत्रों का जप करें। समय समय पर विशिष्ट तिथियों पे, त्योहार पे, पर्वों पे जब भी आते हैं उन ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जप करेंगे तो निश्चित रूप से सुनफा योग आपकी जन्म कुंडली में फलेगा। क्योंकि सुनफा योग का सबसे बड़ा जो लाभ मैंने अपने ज्योतिष में देखा है वह यह है कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति क्या होगी। मतलब कमाते तो सभी हैं, परिश्रम तो सभी कर रहे हैं, ऐसा कौन है जो धन नहीं चाहता है और उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन आपने जो भी कमाया वह सब आप कमा देते हैं, खर्च कर देते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ बना नहीं पाते हैं जिसके ऊपर अंगुली रख के ये कहें कि यह मेरा पुरुषार्थ है, यह मैंने जीवन में प्राप्त किया है। तो यह प्राप्ति का भाव, यह जीवन में एक अस्थाई संपत्ति के योग जो है वह चंद्रमा से दूसरे भाव के शुभ होने पर ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा उसमें बाधा रहती है, दिखाई देती है। तो ऐसे में सुनफा योग जिनकी भी कुंडली में बन रहा है, ऐसे सभी दर्शक ये जान ले कि आपको धन तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा से दूसरा भाव पीड़ित है तो उस भाव को से संबंधित ग्रह उस भाव को ठीक करने का हर ज्योतिषीय उपाय करें, हर साधन का प्रयोग करें, लेकिन उस भाव को, उस ग्रह को ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है, परमात्मा की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह आपका जो योग है सुनफा योग वो फलेगा। जीवन में धन संपत्ति की अस्थायी रूप से प्राप्ति होगी। कभी किसी भी जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धन की कमी जीवन में कभी नहीं रहेगी। तो पंडित जी ने आपको अनफा योग के बारे में बताया, साथ ही ये भी समझाया कि जन्म कुंडली में अनफा योग कैसे बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी को अनफा योग का शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहा हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पंडित जी से आप समझ लेते हैं कि दुर्धरा योग क्या होता है, ये जन्म कुंडली में कैसे बनता है। पंडित जी ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको अंजलि जी कि अगर कुंडली में सुनफा योग नहीं फल रहा है तो आप उन ग्रह से संबंधित उपाय करिए जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। चंद्रमा से दूसरे जो ग्रह है उसका उपाय करिए, इसी से लाभ मिल सकता है और विशेष कुछ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं जो चंद्रमा से दूसरा एक योग बनता है उसको कहते हैं अनफा योग। सुनफा और अनफा सुनने में सेम साउंड करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा भेद है। भेद क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में अनफा योग की जो प्रचलित परिभाषा है, जो हमारे बृहद ज्योतिष सार और तमाम ज्योतिष के ग्रंथों में जो इसका वर्णन किया है, उसके अनुसार कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12वें मतलब चंद्रमा से एक घर पिछले भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो यह कुंडली में अनफा योग बनाता है, जो जातक को स्वास्थ्य अच्छा कर देता है, जीवन में प्रसिद्धि देता है तथा आध्यात्मिक चेतना का विकास प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। अगर ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो इस योग की गणना के लिए सूर्य का विचार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सुनफा योग में सूर्य का विचार नहीं किया जाता है, उसी तरह से अनफा योग में भी सूर्य का विचार नहीं किया जाता है। किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य के अलावा कोई भी ग्रह अगर स्थित है, मान लीजिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो इस योग का निर्माण होता है। अब अगर इस तरह का योग जन्म कुंडली में बन रहा है तो निश्चित रूप से सेहत, आध्यात्मिक चेतना, प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। उदाहरण के लिए किसी कुंडली में चौथे घर में चंद्रमा स्थित है तथा कुंडली के तीसरे घर में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह स्थित है तो निश्चित रूप से उस जातक की जन्म कुंडली में अनफा योग का निर्माण हो रहा है और इस तरह से अनफा योग का फल उसके जीवन में जरूर दिखाई देगा। उसे अच्छे शुभ फल मिलेंगे, जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी, आध्यात्मिक चेतना मिलेगी, उसकी सेहत अच्छी रहेगी और सबसे बड़ी बात वह जो भी धन अर्जन करेगा उसका प्रयोग अपने जीवन के विकास की यात्रा में करेगा, अपने परिवार के भरण पोषण में करेगा, नाजायज खर्च नहीं करेगा, हमेशा उसके धन का सदुपयोग होना तय है। ऐसे में कुछ और तथ्यों का विचार कर लेना चाहिए। अगर चंद्रमा से 12वें इस योग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन बात वही फिर आती है चंद्रमा से 12वां भाव कैसा है, उस 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति क्या है, उसकी शक्ति क्या है। मतलब वह जो 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह है वह पाप पीड़ित तो नहीं है, वह नीच का तो नहीं है, वह किसी पापक ग्रह की दृष्टि में तो नहीं है। तो निश्चित रूप से इन बातों का अगर आप विचार करेंगे तो आप पूर्ण परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। मतलब अगर यह शुभ योग बन रहा है, शुक्र है या बुध है अपनी शुभ स्थिति में, शनि है अपनी शुभ स्थिति में, तो निश्चित रूप से यह सुनफा योग की भांति ही अनफा योग भी जन्म कुंडली में शुभ फल देने में सहायक होते हैं। किसी भी तरह की जीवन में कमी नहीं आती है, समस्या नहीं आती है, जीवन में प्रसिद्धि बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। वो व्यक्ति हमेशा जीवन में
विकास के पथ पे अग्रसारित रहता है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। चंद्रमा से 12वें भाव में जो भी स्थित होते हैं वह ग्रह सब शुभ होने चाहिए। यह इस योग की पहली और आखिरी शर्त है। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में अनफा योग बन रहा है तो आप उस योग का आनंद जरूर लें, क्योंकि उसका फल आपके जीवन में दिखाई देगा। खास करके जब चंद्रमा की महादशा आएगी या जो यह योग करता ग्रह है, मतलब चंद्रमा से 12वें जो ग्रह गया हुआ है उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा में इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अयाचित धन मिलेगा, मतलब जिस धन के लिए आपने प्रयास नहीं किया है ऐसे धन की भी प्राप्ति होती है अनफा योग में। लेकिन अगर यह ग्रह पाप पीड़ित है, पाप विक्षित है, पापक ग्रह के साथ है तो निश्चित रूप से उसे कमी करेगा। तो उसको दूर करने के लिए उस ग्रह से संबंधित उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। प्रायः कार्यक्रम में हम अपने आप को 9 ग्रहों के बारे में बताते रहते हैं, उनसे जुड़े उपाय बताते रहते हैं। उनमें से कोई भी उपाय आप करें निश्चित रूप से उसकी अशुभता दूर होगी, अशुभ प्रभाव समाप्त होंगे, शुभ प्रभाव मिलना शुरू होगा और अनफा योग का पूर्ण फल आपके जीवन में जरूर मिलेगा। जन्म पत्रिका में दुर्धरा योग तब बनता है जब किसी कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ, मतलब चंद्रमा से दूसरे भाव में और चंद्रमा से 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तब दुर्धरा योग का निर्माण होता है। यहाँ पर दूसरे और 12वें भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को गिना जाता है। सूर्य, राहु और केतु को नहीं गिना जाता है, क्योंकि राहु केतु पहले से ही छाया ग्रह की श्रेणी में आते हैं और सूर्य को इन्हीं चंद्रमा से जुड़े हुए योगों में नहीं लिया जाता है। इसलिए चंद्रमा की मजबूत स्थिति होना आवश्यक हो जाता है इस योग के पूर्ण फल प्राप्ति में। जिन जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा के दोनों ओर, मतलब दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर ग्रह बैठे हुए उनकी जन्म कुंडली में दुर्धरा योग बनता है। लेकिन इन आगे पीछे बैठे हुए ग्रहों की शुभ होना आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा के आगे और पीछे 2 ग्रह विराजमान होने से चंद्रमा के आसपास एक शुभ कर्तरी योग का भी निर्माण होता है, जिसे चंद्रमा की ताकत, बल, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, चंद्रमा पर शुभ ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के मन को शांत रखता है, उसे संतोषी स्वभाव प्रदान करता है। दुर्धरा योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में धन, मान, सम्मान की कमी कभी नहीं रहती, तो सब कुछ प्राप्त होता है। जिस भी भाव में यह योग का निर्माण होता है उस भाव से संबंधित फल में चंद्रमा की वजह से कई गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसे जातक के जीवन में सुख साधनों की, धन, वाहन की कभी कमी नहीं होती, सब प्रकार से जातक सुखी होता है। ऐसे जातक की स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। दान और पुण्य जैसे कर्म में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग। विभिन्न ग्रहों का चंद्रमा के दूसरे और 12वें भाव में होने पर दुर्धरा योग का निर्माण होता है। लेकिन ग्रहों के अनुसार इनका फल अलग अलग आ सकता है, भाव के अनुसार इनका फल अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे अस्थायी रूप से सत्य है वो ये है कि अगर दुर्धरा योग बन रहा है तो उसके शुभ फल आपको ज़रूर मिलेंगे। कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं ग्रह की परिस्थितियों के अनुसार, जन्म कुंडली की और ग्रह की स्थितियों के अनुसार। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे और 12वें भाव चंद्रमा से ग्रह स्थित है तो निश्चित रूप से आपके अंदर चातुर्य का गुण होगा, कार्यकुशलता में आपकी दक्षता होगी और आप अपनी बातों को, अपने काम को, अपने मान सम्मान को बढ़ा चढ़ा के बात करने वाले होंगे। कुछ लोग ऐसे में व्यर्थ के प्रपंच वाले भी हो जाते हैं। अगर कोई पापक ग्रह या पाप ग्रह की स्थिति 12वें या दूसरे दोनों भाव में बन जाती है तो प्रायः ऐसे लोग मिथ्याभिमानी हो जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल और गुरु ग्रह चंद्रमा से दूसरे 12वें भाव में स्थित हो, जातक स्वयं के संघर्ष से प्रगति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में जातक दूसरों का सहयोग कम लेता है, आर्थिक रूप से खुद धनी बनने की चाहत होती है और बन भी जाते हैं। और धन संचय की वृत्ति होने की वजह से ऐसे लोगों के पास जब जीवन के तीसरे पड़ाव की स्थिति आती है तो पर्याप्त मात्रा में धन होता है, समाज में मान सम्मान होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है, एक सामाजिक आइडेंटिफिकेशन होती है ऐसे लोगों की, जो कि बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। एक समाज में वजन होता है, नाम होता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो और दुर्धरा योग का निर्माण हो रहा हो तो ऐसी स्थिति जातक के जीवन में जरूर आती है। तो चलिए पंडित जी से अब आखिर में समझ लेते हैं कि केमद्रुम योग क्या है, केमद्रुम भंग योग क्या है। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को, साथ ही ये भी बताइए कि ये दोनों आपस में भिन्न कैसे हैं और कैसे लाभ ये दिला सकते हैं जन्म कुंडली में।
इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अभी हमने आपको चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों के बारे में बताया, शुभ योगों के बारे में बताया, लेकिन चंद्रमा से एक योग और बनता है जिसको केमद्रुम योग कहते हैं। चंद्रमा अगर अकेला कहीं बैठा हो, दोनों तरफ कोई ग्रह न हो, तो ऐसे में केमद्रुम योग का निर्माण होता है और केमद्रुम योग के बुरे फल जीवन में दिखाई देते हैं। कहीं न कहीं शास्त्रों में यह तक कह दिया गया है कि अगर जातक की जन्म कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है तो ऐसे लोग दरिद्र होते हैं, मतलब आर्थिक रूप से तंगहाल होते हैं। यहाँ तक लाइन यूज की गई है। लेकिन इसके साथ साथ केवल चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह न होने की वजह से केमद्रुम योग बन जाने के कारण ही यह फल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप डरिए मत, भयभीत मत होइए। कुछ और चीज़ें बहुत प्रभावित करते हैं। जब केमद्रुम योग की चर्चा हुई तो केमद्रुम योग के बाद एक लाइन और लिखी गई, केमद्रुम योग भंग, मतलब केमद्रुम भंग जब होता है तब राजयोग का निर्माण होता है। मतलब यह राजयोग उतना ही शक्तिशाली होता है जितना मंच महापुरुष योग, जितना अन्य त्रिकोण राजयोग, जो भी राजयोग हैं उतना ही प्रभावी यह भी होता है, जिसको हम केमद्रुम भंग राजयोग कहते हैं। मतलब केमद्रुम योग पहले बना, अब फिर वह भंग हुआ। अब ये भंग कैसे होता है यही समझने की बात है, और यही ज्योतिष क्या क्या कहता है उसको सरल भाषा में आपको बताता हूँ। जैसे चंद्रमा अगर मान लीजिए अकेला बैठा है और केमद्रुम योग केंद्र में कहीं जन्म कुंडली बन रहा है, तो भंग कैसे होगा? भंग इस तरह से होगा कि मान लीजिए कि चंद्रमा पे बुध या गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, अथवा लग्न में बुध या गुरु की स्थिति या दृष्टि हो, चंद्रमा और गुरु के मध्य भाव परिवर्तन का संबंध बन रहा हो, मतलब एक तरह का राजयोग बन रहा हो। चंद्रमा मान लीजिए बृहस्पति की राशि धनु में या मीन में चला जाए और गुरु चंद्रमा की राशि कर्क में आ जाए, तो भी केमद्रुम योग भंग होता है। चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा हो तो भी केमद्रुम राजयोग भंग होता है। मतलब मान लीजिए केमद्रुम राजयोग तुला राशि में बन रहा है और शुक्र उसको कदाचित अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो भी केमद्रुम भंग योग बनता है। चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी लग्न में स्थित हो तो भी यह योग बनता है। चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी गुरु से दृष्ट हो तो भी यह योग बनता है। चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी चंद्रमा से भाव परिवर्तन संबंध बना रहा हो तो भी इस योग का निर्माण होता है। चंद्रमा अधिष्ठित राशि का स्वामी लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाता हो, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश में से कम किन्हीं 2 भावेशों के आपस में युति या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भी इस योग का निर्माण होता है। लग्नेश बुध या गुरु से दृष्ट होकर शुभ स्थिति में हो, चंद्रमा केंद्र में स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ होकर शुभ स्थिति में बैठा हो तो भी इस योग का निर्माण होता है। मतलब केमद्रुम भंग राजयोग बनने के कई कारण हैं। कदाचित ऐसी कुंडलियों में मैंने देखा है कि जो केमद्रुम राजयोग बनता है और उसका फल भी दिखाई देता है, लेकिन प्रायः केमद्रुम योग बनने के साथ साथ कई ऐसी ग्रह स्थितियाँ होती हैं जो केमद्रुम योग भंग भी हो जाते हैं। तो केमद्रुम भंग राजयोग के लोग प्रायः जीवन में नेता होते हैं, बड़े धनी होते हैं, मानी होते हैं, यश प्रतिष्ठा लब्ध होते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि चंद्रमा से संबंधित जो ये राजयोग बने वो जिस अनुसार जैसे ज्योतिष में लिखे गए हैं उस तरह से वो बने, उसमें कदाचित कोई दोष ना उत्पन्न हो, कोई त्रुटि ना हो। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि चंद्रमा से बनने वाले राजयोग कितने हैं, कैसे ये बनते हैं और साथ ही जन्म कुंडली में कैसे असर डालते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।